लिख दिया। ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि आई कैप वाज द यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, जे कैप वाज द यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन एंड के कैप वाज द यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर वर यूज्ड जस्ट टू शो द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को अगर स्पेसिफाई करना है इसलिए हमने यूनिट वेक्टर का यूज किया और उसको एक्सप्रेस कर दिया यहाँ पे। देन वी शॉ की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। हमने वेक्टर को रिस्पेक्टिव जो परपेंडिकुलर एक्सिस थे उनके अलोंग डिवाइड किया। हमने वेक्टर को विभाजित कर दिया अलग अलग एक्सिस के अलोंग। तो हमने ये पाया कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग आर साइन थीटा कंपोनेंट था और हॉरिजॉन्टल के अलोंग था आर कोस थीटा इन 2D। तो फिर हमने ये देखा नीचे यहाँ पे जो है कि कंपोज्ड फॉर्म वाज वेक्टर आर, उसको लिखा आर कोस थीटा आई कैप आर साइन थीटा जे कैप। ये कर लिया था बेटा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि इन 3D स्पेस ऑल्सो इट विल बी द सिमिलर केस। हमने वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला था 2D में, दैट वाज आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, ठीक है। टेन थीटा हमने निकाला था, दैट वाज आर वाई वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वाई एक्सिस वाज परपेंडिकुलर एक्सिस। तो जो वाई आर वाई यानी कि वेक्टर आर का वाई वाई डायरेक्शन के अलोंग कंपोनेंट होगा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज परपेंडिकुलर। तो उसको पी लिखा, पी की जगह आर वाई रिप्लेस किया, और नीचे हॉरिजॉन्टल था एक्स एक्सिस के अलोंग, उसको आर एक्स से रिप्लेस कर दिया। ये करके हमने फाइंड आउट किया टेन थीटा। तो थीटा वाज द एंगल ऑफ अ गिवन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये हम याद रखेंगे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा था गिवन वेक्टर आर, दैट वाज द एंगल थीटा। तो ये था 2D के लिए। फिर हमने सिमिलर चीजें देखी 3D के लिए। वेक्टर आर वाज डिवाइडेड इन आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप। थ्री रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स थे, उनके साथ साथ उनके रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स को लिख दिया, आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप। ऐसा करने से हमें पूरा वेक्टर आर मिल गया। द लेफ्ट साइड वाज द constituted form and right side was the resolved form। फिर हमने फाइंड आउट किया कि मैग्नीट्यूड 3D में क्या होगा। इन 2D वी वर यूजिंग ओनली टू कंपोनेंट्स आर एक्स एंड आर वाई, इन 3D वी विल इंक्लूड द थर्ड कंपोनेंट आल्सो, दैट इज आर जेड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वही करेंगे, अंडर द रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर एंड जेड कंपोनेंट का स्क्वायर। दैट मींस आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर, इन तीनों को सम करेंगे एंड देन वी विल टेक द अंडर रूट ऑफ द ऑल थ्री। ठीक है जी। देन वी हैव टू फाइंड आउट थीटा। तो 2D के केस में था ओनली वन थीटा वाज प्रेजेंट, बिकॉज 2D एक्सिस था, एक प्लेन था और एक ही एंगल पॉसिबल था। बट 3D में देयर वर पॉसिबिलिटी ऑफ थ्री एंगल्स। थीटा एक्स वाज द एंगल दैट वेक्टर आर वाज हैविंग विद एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर आर का एंगल थीटा एक्स होगा। सिमिलरली पॉजिटिव वाई के साथ थीटा वाई होगा, पॉजिटिव जेड के साथ थीटा जेड होगा। तो दीज थ्री एंगल्स आर पॉसिबल इन 3D। हमने ये तीनों एंगल देखे थे कल। देन वी हैव फाइंड आउट कि कोस थीटा कोस थीटा एक्स थीटा वाई और थीटा जेड ये कैसे निकलेंगे। जो भी हमारा थीटा निकालना है वही कंपोनेंट ऊपर रखो और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर यहाँ से कैलकुलेट होकर इन तीनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ठीक है। आर एक्स आर वाई आर जेड ये हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, आर एक्स आर वाई आर जेड, इनको सब्स्टिट्यूट करोगे तो वी विल गेट द करस्पॉन्डिंग एंगल्स दैट द वेक्टर आर इज मेकिंग विद द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस। ठीक है। फिर अगर एक और लॉ मैंने आपको बताया था कि कोसाइन फंक्शन, ये ऐसा एक लॉ है, ये सेटिस्फाई करेगा कोई भी गिवन वेक्टर। तो कोस स्क्वायर थीटा ऑफ थीटा एक्स कोस स्क्वायर थीटा वाई कोस स्क्वायर थीटा जेड, इन तीनों का सम करोगे तो 1 आएगा। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और इस सम अगर इनमें कोई भी 2 या 3 वैल्यूज गिवन हो तो वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट द रिमेनिंग वन। ठीक है। देन वी हैव सोल्व दिस क्वेश्चन। पहले वाला आपको दिया था, फिर कुछ बच्चे कर पाए थे, कुछ नहीं कर पाए थे, फिर हमने थर्ड वन सोल्व कर लिया था। करा था कि नहीं? थर्ड वन किया था बेटा? यस सर। थर्ड वन कर लिया था। सेकंड वन बोला था कि घर से करके आना। इसमें किसी को डाउट है तो अभी हैंड रेज करके पूछ लेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं आज का वेक्टर अलजेब्रा। तो शुड वी स्टार्ट विद वेक्टर अलजेब्रा? यस सर। ठीक यस है सर। बेटा। तो एक रिकैप्चुलेट हो गया आप सबका। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। अब देखो हमने देख लिया कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज, व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ वी आर फेमिलराइज्ड विद द वेक्टर क्वांटिटीज। हम अब हमें ये पता चल गया कि वेक्टर क्वांटिटीज एक्चुअल में होती क्या है। नाउ वी हैव टू डू सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर क्वांटिटीज। तो हम सबसे पहले करेंगे वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर एडिशन। ठीक है।
The first one of the three laws is triangle law of vector addition. The second one is parallelogram law of vector addition, and the third one is polygon law of vector addition. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वाले को देखेंगे. सबसे पहले triangle law of vector addition. When two vectors are aligned head to tail, their vector sum or resultant vector is represented by the third side of the completed triangle in the opposite order. अगर दो वेक्टर्स को हेड टू टेल अलाइन कर दिया जाए, इफ वी कैन अलाइन द टू वेक्टर्स हेड टू टेल, दिस मीन्स कि द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, इफ वी टेक द थर्ड साइड इन द अपोजिट ऑर्डर, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल बी गिवन विद द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स. तो टू वेक्टर्स आर अलाइंड हेड टू टेल. फर्स्ट वी हैव टू अलाइन द टू वेक्टर्स हेड टू टेल. देखो वेक्टर 1 है, ये 2 है. स्टेप 1 में क्या किया, वेक्टर ए का हेड लिया और वेक्टर बी का टेल ले लिया. ठीक है, तो इनको अलाइन कर दिया मैंने हेड टू टेल. हो गए बेटा अलाइन. ये देखो वेक्टर ए और बी हेड टू टेल अलाइनमेंट. वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल, दे आर जॉइंड टुगेदर. नाउ व्हाट दिस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर सेज कि थर्ड वेक्टर ऐसा लेके आओ जो इससे अपोजिट ऑर्डर में इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दे. अब ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, देखो द ऑर्डर कैन बी आइदर इट कैन बी क्लॉकवाइज ऑर्डर और इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर. तो अब मेरे को बताओ ए और बी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर दिख रहा है आपको सबको कि ये एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है? यस सर. है ना. वेक्टर ए था, फिर दूसरा उसके एंटी क्लॉकवाइज सेट कर दिया. अब मुझे चाहिए अपोजिट ऑर्डर में. नाउ वी हैव टू स्टार्ट अ वेक्टर इन क्लॉकवाइज ऑर्डर और वो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करे. देखो कैसा हो सकता है, दिस ए एंड बी वर इन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर. ये ऑर्डर था ए सी डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज, और ए से सी जो वेक्टर गया, ए से पॉइंट सी तक जो वेक्टर गया दैट इज इन द क्लॉकवाइज ऑर्डर. तो अपोजिट ऑर्डर हो गया, ए सी डब्ल्यू से अपोजिट क्लॉकवाइज ऑर्डर हो गया. और क्या इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर रहा है. देखो ओपन था, ये एल शेप टाइप से बन रहा था, बट इसको बंद कर दिया, इसको एक त्रिकोण बना दिया, यानी इसे एक ट्रायंगल बना दिया गया. तो दिस वेक्टर दैट इज फ्रॉम ए टू सी, दिस वेक्टर विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. In other words, we can say कि this vector will give the vector sum of vector A and vector B. तो हमें वेक्टर A और B का सम करना था. हमने क्या किया, एक तीसरा वेक्टर लिया अपोजिट ऑर्डर में और वेक्टर और ट्रायंगल को कंप्लीट कर दिया. तो जो भी ये वेक्टर होगा दैट विल बी द वेक्टर सम और द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड B. अब वेक्टर A और B इन दोनों का वेक्टर सम हमें आ गया, तो क्या हम इसको R से रिप्रेजेंट कर दें. वी विल रिप्रेजेंट दिस गिवन वेक्टर बाय वेक्टर R, और R को हम सीधा लिखेंगे कि वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ वेक्टर A एंड B. तो वेक्टर A और B के बीच में प्लस का साइन लगाया, दिस मींस वी आर टेकिंग द वेक्टर सम, क्योंकि A और B के ऊपर एरो हेड लग रहा है ना. A और B के ऊपर एरो हेड लगा हुआ है बेटा. Yes, देखो sir. यहाँ भी एरो हेड है, यहाँ भी एरो हेड है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर A एंड वेक्टर B, और इन दोनों के बीच में मैंने लगाया प्लस का साइन. तो दिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वेक्टर सम ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B, और वो क्या है, वेक्टर R. एज्यूम कर लिया, वेक्टर R एज्यूम कर लिया, कुछ और भी कर सकते थे, A B C D कुछ भी कर सकते थे अपार्ट फ्रॉम A एंड B. तो क्योंकि वी हैव टू टेक यूनिक, हमें एक यूनिक नेमिंग स्कीम यूज करना होता है, तो हम इसको A1 B1 कुछ भी यूज कर सकते थे बेटा. दैट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, बट जनरल हमारी टेंडेंसी रहती है, या फिर एक हमारा रीति रिवाज चलता हुआ आया है कि वी जनरली टेक R एज द रिजल्टेंट वेक्टर, बिकॉज R इज रिजल्टेंट, R इज वेक्टर R. ठीक है, तो R इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ A एंड B, ये आया. अब देखो जो A से C तक गया वेक्टर R, इसमें तीन चीजें हमारे पास, दो चीजें हैं बेटा. द फर्स्ट वन इज लेंथ. ये जो लेंथ है, ये लेंथ है, ये वाली जो लेंथ होगी दैट विल बी द एक्चुअल लेंथ जो रिजल्टेंट वेक्टर की आएगी. ज्योमेट्रिकली अगर हम इसको ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं तो जो लेंथ है दैट विल बी द एक्चुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R सॉरी. और इसके अलावा पॉइंट A से पॉइंट C तक जो हमें डायरेक्शन देगा, जो भी डायरेक्शन हमें मिलेगी ये वाली, दैट विल बी द ट्रू डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R. तो ज्योमेट्रिकली अगर हम ऐसा कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये हमें क्या पता चलेगा कि भैया ये हमें दे रहा है वेक्टर R दैट इज रिजल्टेंट, और इसकी लेंथ नाप लो तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा. इसकी डायरेक्शन टेल टू हेड ले जाओ तो हमें डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर R पता चल जाएगी. ठीक है जी. तो दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या किया हमने, वेक्टर A और B दो वेक्टर थे, वी हैव टू टेक द
vector sum of these two vectors. First we have joined the tail of vector b with vector a. जो ऑर्डर हमने फॉलो किया a to b, तो जो इसके अपोजिट ऑर्डर में ऐसा एक वेक्टर जो इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर दे, दैट वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b, या फिर दैट वेक्टर विल बी द वेक्टर सम ऑफ वेक्टर a एंड b. वेक्टर सम बोल दो या रिजल्टेंट वेक्टर बोल दो. समझ आया सबको ये? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है बेटा. अब देखो इसमें एग्जाम्पल ले नहीं सकते, हमने ड्रॉ ही किया है ना. अगर यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी तो हम एग्जाम्पल ले सकते थे. अब जब कंपोनेंट वाइज एडिशन बताऊंगा आपको तब वहां पे हम एग्जाम्पल लेंगे. यहाँ पे तो ऐसा ही होगा, कोई भी वेक्टर है. दूसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है, मान लो एक सी वेक्टर था, एक डी वेक्टर था, ज्वाइन कर दिया. R1 मान लो इसका रिजल्टेंट, ये R1 हो गया बेटा. तो जो अपोजिट डायरेक्शन में क्लोज कर दे दैट विल बी द रिजल्टेंट. तो यही बनेगा ट्रायंगल में. अब अगला लॉ आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. चलो, if two vectors are oriented tail to tail representing two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented by the included diagonal of the completed parallelogram. ठीक है, पहले हम ज्वाइन कर रहे थे हेड टू टेल. अब बोल रहे हैं कि इफ दे आर ओरिएंटेड टेल टू टेल, अगर उनका ओरिएंटेशन टेल टू टेल है तो क्या होगा? टू एडजेसेंट साइड. अब ये टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद इफ दे आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब होता है आजू बाजू वाली, आजू बाजू वाली भुजाएं दिखा रहे हैं किसकी? पैरेललोग्राम की. तो टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्लूडेड डायगोनल ऑफ द कंप्लीटेड पैरेललोग्राम. ठीक है, तो पहले कंप्लीटेड पैरेललोग्राम, तो वी हैव टू फर्स्ट कंप्लीट दिस पैरेललोग्राम. कर लें इसको कंप्लीट. दो हमने और पैरेलल साइड्स ड्रॉ कर ली. अब द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इंक्लूडेड डायगोनल. इंक्लूडेड डायगोनल का मतलब है कि इन दो वेक्टर्स के बीच में आएगा डायगोनल. इंक्लूडेड मतलब इट इज इंक्लूडेड इन बिटवीन द टू वेक्टर्स. तो ए डी एक वेक्टर था, ए बी एक वेक्टर था, इनके बीच का जो डायगोनल दैट इज इंक्लूडेड इज ये ग्रीन वाला. देखो भाई, दो डायगोनल हो सकते हैं ना पैरेललोग्राम के. एक तो ये ग्रीन वाला हो सकता है, एक ये ब्लू वाला भी हो सकता है. देखो, तो दो डायगोनल है पॉसिबिलिटी, बट इट इज सेइंग इंक्लूडेड वाला कौन सा है? इंक्लूडेड दैट इज इन बिटवीन दिस वेक्टर ए बी एंड ए डी. ए डी और ए बी के बीच में कौन सा है? ग्रीन वाला है. तो ग्रीन कलर डायगोनल इज द इंक्लूडेड डायगोनल. तो ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोलता है? दो वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन कर दो. हमने कर दिया. हमने टेल ऑफ वेक्टर ए डी और टेल ऑफ वेक्टर ए बी, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया. हो गए पॉइंट ए पे ज्वाइन. ये पॉइंट ए पे दोनों की टेल ज्वाइन हो गई. ठीक है, देन टू एडजेसेंट साइड, और इन सच ए वे दे आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट, यानी कि दो आजू बाजू वाले भुजाएं शो कर रहा है किसकी? पैरेललोग्राम की. देन द रिजल्टेंट इज द इंक्लूडेड डायगोनल ऑफ कंप्लीटेड पैरेललोग्राम. हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया और उसका जो इंक्लूडेड डायगोनल था, इंक्लूडेड दैट वाज इन बिटवीन वेक्टर्स, उस डायगोनल ने क्या दिया? दैट डायगोनल रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स. तो इसको आर बोल देंगे. तो ये हो गया क्या? ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब देखो, इसमें छुपा हुआ वही है, इसमें छुपा है ट्रायंगल लॉ ही. आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्या एडी, ये एडी था, ये भी एडी होगा भाई. पैरेलल साइड्स हैं. इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन एंड द सेम मैग्नीट्यूड, पैरेललोग्राम की जो आमने सामने वाली जो साइड्स होती है, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑल्सो दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो क्या ये ए टू डी एक वेक्टर था और दूसरा बी टू सी था, क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होंगे? ये वेक्टर इक्वल होंगे क्योंकि दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड दे आर पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन. दिस मींस कि वी कैन नेम दिस वेक्टर आल्सो एडी. ये भी हमारा एडी वेक्टर ही होगा. तो ये एडी, ए बी था, एडी था. अब देखो इंक्लूडेड डायगोनल क्या हुआ? पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग तो ये इंक्लूडेड डायगोनल हो गया. और ट्रायंगल के हिसाब से इस वाले ट्रायंगल को देखो भैया, हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया और द अपोजिट ऑर्डर में जो हमारा डायगोनल आएगा या फिर अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगा दैट इज रिजल्टेंट. तो ये ट्रायंगल लॉ से भी दिख रहा है आपको कि इट इज द रिजल्टेंट, और पैरेललोग्राम लॉ इसी हुए छुपे हुए को दूसरे लैंग्वेज में यूज कर रहा है, ट्रायंगल लॉ को ही इंक्लूडेड डायगोनल के टर्म्स में. तो सेम ही ये था, सेम ही वो था, बट डेफिनेशन का फर्क है, नाम का फर्क है.
अल्टीमेटली तो एडिशन यही हो रहा है ये वाले ट्रायंगल में जो शेड कर रहा हूं मैं। यहाँ पे हेड टू टेल ज्वाइन है इस पॉइंट बी पे। अदरवाइज अगर पैरेललोग्राम के हिसाब से देखो तो भैया ये जो है डायगोनल हो और ये इंक्लूडेड डायगोनल हो गया आर। और ट्राइंगल के हिसाब से देखो, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से तो वेक्टर ए बी और ए डी को ज्वाइन किया हेड टू टेल, पॉइंट बी पे ज्वाइन हो गए। अब अपोजिट ऑर्डर में ऐसा जो वेक्टर जो इस ट्राइंगल को कंप्लीट करते जो मैंने शेड किया ये वाला, वो that vector will show the resultant of the given vector AB and vector AD। ठीक है बेटा, दोनों आ गए। Yes, sir. अब हम एक बार प्रूफ देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रूफ कि प्रूफ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसका हम एक बार प्रूफ देख लेते हैं छोटा सा। दिस प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, द इम्पोर्टेंट थिंग इज अगर आप इसको याद रख पाओ, इफ यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला r इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इसको याद रख लो और इसको याद रख लो। अगर आप इन दोनों को याद रख पाते हो तो सफिशिएंट है। इफ यू कैन रिमेंबर बोथ ऑफ दिस। अब ये आया कहाँ से वो हमें पता चल जाएगा, सिंपल ज्योमेट्री है, कुछ भी नहीं है। देखो हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ में क्या बोला कि एक वेक्टर p लिया, एक वेक्टर लिया p, एक वेक्टर लिया q। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट या फिर बोलो वेक्टर सम ऑफ वेक्टर p एंड q। तो हमें फाइंड आउट करना है r, एक ऐसा r जो होगा p और q के सम के बराबर, वेक्टर p और वेक्टर q के सम के बराबर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ कि इंक्लूडेड डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विल शो द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। तो मैंने क्या किया, r जो है इसको ड्रॉ कर लिया इंक्लूडेड साइड और q इधर रख दिया, और q क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होंगी तो ये q वेक्टर ये q को रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाली साइड वेक्टर p को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये पैरेललोग्राम मैंने कंप्लीट कर लिया। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट r का मैग्नीट्यूड क्या है, r की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आप मैं एक ट्राइंगल इसमें शेड करूंगा बेटा, यू हैव टू फोकस योर अटेंशन ऑन दैट थिंग। देखो ये जो मैं शेड कर रहा हूं, अरे इसका ट्रांसपेरेंसी, चलो कोई नहीं, ये एक ट्राइंगल मैंने शेड किया, गंदा हो गया यार ये तो, रुको। ठीक है, हम अपना अटेंशन इस ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, ये वाला जो है राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बेटा, ये वाला। तो आप इसमें ध्यान से देखो कि वेक्टर r इज रिप्रेजेंटिंग इट्स हाइपोटेन्यूज, और ये जो वर्टिकल है C टू E, C से E है जो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर। Perpendicular. और हमारा पॉइंट A से पॉइंट E तक, दिस इज Base. रिप्रेजेंटिंग Base. बेस। ठीक है बेटा, अब देखो मुझे पता चल गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका परपेंडिकुलर ये है, बेस नीचे वाला है, और r जो है इसका हाइपोटेन्यूज है। तो यहाँ मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज कर सकता हूँ ना, साइन थीटा कोस थीटा यूज करेंगे बेटा। देखो Yes, sir. अब मुझे, मेरा अल्टीमेट गोल है r की वैल्यू फाइंड आउट करना, जो r है उसकी वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ p एंड इन टर्म्स ऑफ q। ठीक है, तो पहले मैं जो नीचे वाला बेस है मैं लिख सकता हूँ बेस इक्वल्स टू वेक्टर p, इसका मैग्नीट्यूड प्लस ये वाली b2 e, जो b से e के बीच की दूरी होगी, ये देखो b पॉइंट ये है, e पॉइंट ये, इनके बीच की दूरी ये वाली, इसको वेक्टर p के मैग्नीट्यूड में ऐड कर दूं तो क्या ये बेस की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो बेस को मैंने लिखा p प्लस बीई, तो p तो वेक्टर p ही रह गया, और बीई क्या हुआ, बी के लिए मैं यहाँ पे थीटा लिया मैंने, ये वाला एंगल थीटा अज्यूम करा, तो ये क्या होगा बेटा
वेक्टर क्यू के टर्म्स में क्यू कोस थीटा, क्योंकि क्यू के लिए ये बेस हो जाएगा इधर, तो इसको मैंने क्यू कोस थीटा ले लिया, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से आ रहा है ये जो कल हमने पढ़ा था, क्यू कोस थीटा। तो बेस हो गया पी प्लस क्यू कोस थीटा। सिमिलरली अगर मैं परपेंडिकुलर निकालने जाऊं तो क्यू के टर्म्स में ये आएगा क्यू साइन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज Sin theta. साइन थीटा। तो क्यू साइन थीटा आ गया। अब मैं दो जगह लगा रहा हूँ ये फॉर्मूला साइन थीटा कोस, एक तो इस पे लगा रहा हूँ अभी के लिए, इस वाले ट्रायंगल पे जिसका ये साइड वेक्टर क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्यू साइन थीटा आया, ये क्यू कोस थीटा, इनको ऐड कर लिया, तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर जो आया हमारा, दैट इज क्यू साइन थीटा। अब ये जो पूरा बड़े वाला ट्रायंगल था ये वाला, इस पे मैं लगाता हूं मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, कि देखो फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल आई कैन राइट एज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको मैं ऐड कर दूं, परपेंडिकुलर क्या था, क्यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है पी प्लस क्यू कोस थीटा, पी प्लस क्यू कोस थीटा का स्क्वायर। इसको मैं एक्सपेंड कर लेता हूं, इसको वैल्यू को एक्सपेंड कर लूं और पूरे का अंडर रूट ले लूं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी आर की। देखो यही कर रहे हैं, यहाँ पे आर जो आया दैट इज पी प्लस क्यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको मैं एक्सपेंड करने चलता हूँ बेटा, इधर देखो अंडर रूट ऑफ पी ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी क्यू कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, टू पी क्यू कोस थीटा। ठीक है बेटा, और द सेकेंड वन इज क्यू साइन थीटा, इसका स्क्वायर क्या आएगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं अगला स्टेप देखूं तो दैट विल बी पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कोस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, बताओ। Equal to 1. वन होता है, तो इस वाली वैल्यू को वन रख दूं, पी प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो यही आया मेरे पास कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। तो हमें ये पता चल गया कि रिजल्टेंट आर, जो आर है उसका मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ पी क्यू क्या होगा, पी दिया हो, क्यू दिया हो और थीटा दिया हो। इफ यू आर गिवन विद वेक्टर पी वेक्टर क्यू और उनके बीच के एंगल का पता हो, तो वी कैन इजिली फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द टू गिवन वेक्टर्स, है ना। Yes, sir. निकाल पाएंगे ना, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू पी दिया हो, मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू दिया हो, देन वी कैन इजीली फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन टू वेक्टर्स। सिमिलरली देखो अगर ये एंगल अल्फा ले लिया तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन अल्फा लिया मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मेरा था क्यू साइन थीटा बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, और बेस क्या था पी प्लस क्यू कोस थीटा, वही किया क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू कोस थीटा। तो ये दो फॉर्मूले आएंगे, इनको हम याद रख लेंगे बेटा। ठीक है, ये दो फॉर्मूले इनको याद रखना है, और ये इसका सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ याद ना रहे तो भी कोई इशू नहीं है, बट हाँ सिंपल टिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन से हमारे ये फॉर्मूले आए तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ज्यादा इसमें कुछ भयानक चीज है नहीं, सिंपल टिग्नोमेट्री है। ठीक है जी, चलो अब बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट लर्न हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे, पहले आप लोग अटेम्प्ट करो, देन आई विल सॉल्व दिस फॉर यू। आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, सब बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, इजीली कर पाओगे, कोई इसमें भयानक चीज है नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन। और जिनको कंसेप्ट आता होगा वो तो आधे सेकंड में आधे मिनट में कर देंगे। करो बेटा सब लोग अटेम्प्ट, जिनका होता जाएगा क्वेश्चन दे शुड रेज देयर हैंड्स, फिर हम लोग करेंगे साथ में एक बार इसको।
सिंपल फॉर्मूला यूज होगा जो हमने पिछले स्लाइड पे देखा है बेटा। बस 9 बच्चों ने कर लिया। अब आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके रखो एंगल का, है ना? ठीक है, कर दो बेटा, एंगल कितना आया वो डालो। ठीक है, शाबाश। सब लोग आंसर पेस्ट कर देंगे जिनका भी आया है। वन 120 डिग्री, जिन भी बच्चों का 120 आया है आपका सही आंसर है बेटा, शाबाश। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करते हैं इसको एक बार। जिन जिन बच्चों से देखो सोल्व नहीं हुआ वो एक बार ध्यान से सुनेंगे, बड़ा इजी ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ कुछ है नहीं इसमें। देखो बेटा, if the magnitude of resultant of two vectors of equal magnitudes, resultant of two vectors of equal magnitudes is equal to magnitude of either vector। देखो, हमें गिवन है कि रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यानी जो वेक्टर दिए गए हैं उनका मैग्नीट्यूड बराबर है। ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं एक वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड ये होगा या फिर ये होगा, दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, दूसरा वेक्टर बी एज्यूम कर दिया, या फिर ये होगा। ठीक है, आइदर वी कैन राइट दिस वे और वी कैन राइट दिस वे, ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर टू वेक्टर, जो रिजल्टेंट है वो किसी भी एक वेक्टर के बराबर है। दिस मीन्स कि रिजल्टेंट भी, मान लो आर इज द रिजल्टेंट, तो उसका मैग्नीट्यूड भी इनके बराबर है। अगर ये दोनों वेक्टर बराबर है और रिजल्टेंट इनमें से किसी एक के बराबर है, तो दिस मीन्स द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर, चाहे वो ए ले लो चाहे बी ले लो। तो यहाँ पे हमें पता चला कि दिस इज द वे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख देंगे रिजल्टेंट का, हम फॉर्मूला लिख देंगे रिजल्टेंट का। देखो क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वाज गिवन लाइक दिस, कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इसी को ए और बी के टर्म्स में लिख लो भाई, ऐसे लिख लो, एक वेक्टर ए था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ पे देखो, मुझे आर भी गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, और थीटा निकालना है। डायरेक्टली वैल्यूज गिवन नहीं है, बट वी कैन समहाउ प्लेस द वैल्यूज एंड दोनों साइड से कट जाएंगी वैल्यूज। देखो, हमें पता है ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू आर, तो मैं अगर ए के टर्म्स में पूरे फॉर्मूले को लिख लेता हूँ, ए के टर्म्स में पूरे फॉर्मूले को लिख लेता हूँ। चलो, आर इज इक्वल टू ए, तो यहाँ ए लिख दूँ, ए को ए ही छोड़ देता हूँ, बी इज ऑल्सो इक्वल टू ए, तो यहाँ ए स्क्वायर लिख दूँ, फिर 2a, b इज ऑल्सो इक्वल टू 2a cos थीटा। अब देखो, a इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को 2a स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। ठीक है बेटा, अब इसको सोल्व करते हैं, स्क्वायर दोनों साइड ले लूँ मान लो, तो a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। अब दोनों साइड से a स्क्वायर उड़ा दो, 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा। ठीक है, यहां से क्या आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। हाँ जी, -1/2 आएगा। देखो 2 को इधर ले गए तो -1 इक्वल्स टू 2 cos थीटा आ रहा है, तो 2 cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 120 डिग्री। अगर आपको सीधा याद है कि cos थीटा
इज इक्वल टू -1/2 कितने पे होता है, तो थीटा इक्वल्स टू माइनस ये 120 डिग्री पे होता है। अदरवाइज हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे। हाफ एंगल फॉर्मूला देखो, यहां तक आ गए सब लोग, यहाँ तक पहुंच गए थे। इसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको सीधी सीधी वैल्यूज याद नहीं है तो। ये कैसे किया, ये सबका आ गया। थीटा यहाँ पे अल्फा लिया है बेटा, जो सॉल्यूशन मैंने डाला है उसमें थीटा की वजह अल्फा लिया है। तो सेम बात आ गई थी ना कि 1 प्लस कोस अल्फा इक्वल्स टू 1/2। ये क्या किया मैंने, दोनों साइड 2 से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद मैंने यूज किया कि कोस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा/2, 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा/2। तो ये हाफ एंगल फॉर्मूला से इसको किया आपने, ये देखो ऐसे लिख लिया 1 प्लस कोस 2 इंटू अल्फा/2। तो ये कोस 2 2 टाइम्स एंगल हो गया ना, इसको आपने रिप्लेस कर लिया 2 कोस स्क्वायर अल्फा/2 से, ये किया और 1/2 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लो प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है। कोस स्क्वायर थीटा अल्फा/2 जो हमारा है ये आया 1/4 के बराबर। अल्फा/2 इज इक्वल टू 10 कोस इनवर्स 1/2। कोस इनवर्स 1/2 हमें पता है भाई, कोस इनवर्स 1/2 क्या होता है, कोस 60 डिग्री इज 1/2। तो अल्फा/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये वाला आपको समझ आया तो ठीक है, अदरवाइज ये सॉल्यूशन आप यहाँ से देख लेना। अब कर पाओगे सब बच्चे जिनका नहीं हुआ? Yes, sir. ठीक है, ये सर भी वही बोल रहे हैं जिनका हो गया है बड़ी विडंबना है क्लास की, जिनका नहीं हुआ वो यस सर भी नहीं बोल रहे। ठीक है बेटा, तो देख लो यहाँ से, देख लो यहाँ पे थीटा के बजाय अल्फा के टर्म्स में सोल्व है। यहाँ तक हम सब लोग आ गए थे, इसके बाद हाफ एंगल फॉर्मूला से ही निकाल लिया। तो एक जो फॉर्मूला की लिस्ट है, ये जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, हम लोग कर रहे हैं ना वेक्टर्स एंड मैथमेटिकल टूल्स, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, वेक्टर्स का पढ़ा देंगे, इसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी थोड़ा थोड़ा बताएंगे। उसके बाद आपको एक तो टिग्नोमेट्रिक टिग्नोमेट्रिक और दूसरा कैलकुलस, इनके फॉर्मूला की लिस्ट दे दी जाएगी, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि जो कैलकुलस वाला पार्ट हो उसके साथ ग्राफिकल, मतलब उसमें ज्योमेट्री का भी इंटरप्रिटेशन आपको कहीं से कहीं मैं सेट करके दे दूं, ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ताकि जब हम लोग इंटीग्रेशन करें, फाइनाइट इंटीग्रेशन है ना, या इंटीग्रेशन विद लिमिट्स अगर करें, तो हमें पता रहे कि एक्चुअल में हम फिजिक्स की कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, तब हम किस प्रकार के इंटीग्रेशन का यूज कर रहे हैं। तो वो चीज मैं कोशिश करूंगा कि कैलकुलस के साथ ज्योमेट्री का भी कुछ उसमें सेट हो, तो आपको याद करने में एक टेम्पलेट दे दिया जाए, पीडीएफ शेयर कर दूंगा मैं। कोई बच्चा मेरे को याद भी दिला देना अगर मैं ये वाला पार्ट भूल जाऊं, कि कैलकुलस के साथ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी सेट करके देना, ठीक है। तो अगर ये चीज ज्यादा डिले होती नजर आए आपको और आपको याद आ जाए, तो आप मेरे को क्लास में चैट बॉक्स में रिमेंबर करा देना बेटा। तो ये मैं आपको दे दूंगा, ये आप रट लेना। तो उसमें हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी आएंगे, इसके अलावा कौन से क्वाड्रेंट में क्या एंगल आएगा, वो सब चीजें है ना। और साइन का रिपीटिशन कितने साइकिल के बाद होता है, कितने एंगल के बाद साइन रिपीट होता है, कोस रिपीट होता है, टेन। तो ये चीजें आप रट लोगे तो याद हो जाएगा। कुछ एक स्पेशल वैल्यूज भी है, जैसे हमें पता है 30 पे पता है, 45 पे पता है, 60 पे भी पता है, 90 पे भी पता है और 0 पे भी पता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग 37.5 पे याद करेंगे, है ना, और 51 पे याद करेंगे। कुछ कुछ एंगल्स और भी है, 37 है, 37 डिग्री और 51 डिग्री, इन सब पे भी याद करेंगे, ताकि हमें जो चीजें रिपीट हो रही हैं एग्जाम में उन चीजों को याद कर लिया जाए। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपने आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ होगा ना जिसमें ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। Yes, sir. तो अगर हम इसी की वैल्यू याद कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ही वैल्यू रट के चले जाएं, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा ना कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है परमिसिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर जाके कहीं डिवाइड करोगे, तो इससे अच्छा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रट लो। तो इस तरीके की जो क्विक चीजें हैं ना, उनको आप चैप्टर वाइज, हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे चैप्टर करते जाएं और जो जो चीजें रिपीट हो रही है उनको सीधा ही रट लें। तो रटना तो हमें है ही भाई, वैल्यूज तो हमें रटनी है, तो बेटर ये नहीं होगा कि हम जो फाइनल वैल्यू उसी को रट लें, एग्जाम में सोल्व नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिन बच्चों से ये हुआ था और जिनसे नहीं भी हुआ था, वो इस क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करेंगे। चलो, ये भी सिंपल है बेटा,
करो स्टार्ट। ये बात एक बच्चे ने कर भी लिया। द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। बस यहीं से हो जाएगा सॉल्व। जो फॉर्मूला हमने पिछले उसमें यूज किया है वही दो बार यूज कर लो, एक बार एडिशन के लिए यूज कर लो, एक बार सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर लो, फिर आपका आंसर आ जाएगा, थीटा भी निकल आएगा वहां से। ठीक है, 10 बच्चों ने कर लिया है। चलो बेटा आंसर बताओ क्या है। चैट बॉक्स में डाल दो बेटा आंसर। यहाँ पे समझदार बच्चों की संख्या ज्यादा है इस बैच में, जो लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं और सही आंसर भी देते हैं, शाबाश। ठीक है, तो जिनका आंसर सी आ रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सी ही आंसर कर रहे हैं। ईमानदारी से कर रहे हो ना भाई आंसर, या दूसरे का देख के कर रहे हो? No, sir. ईमानदारी, ईमानदारी रखनी है अपने लिए, सबको मेंटेन, क्योंकि मैं चेक नहीं कर सकता। किसी बच्चे ने, एक ने सी दिया तो चलो सब लोग सी देने लग गए, ऐसा करोगे तो बेटा नुकसान आपका होगा। तो ये Yes. मेरे कंट्रोल में नहीं है एक्चुअली ये चीज, कि मैं ये चीज चेक कर पाऊँ। बाकी एग्जाम रिजल्ट से पता चल जाएगा, जो आपने एग्जाम दिया होगा टेस्ट, उससे पता चल जाएगा कि कौन स्टूडेंट अगर एक्चुअल टेस्ट में परफॉर्म कर रहे हैं तो दिस मीन्स उनका आंसर यहाँ भी ठीक ही आ रहा होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों का सी आया है तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, 120 डिग्री और √3 आंसर आएगा। अब देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, द सम ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर। दो यूनिट वेक्टर हैं, उनका सम, उनका सम भी एक यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, इट हैज ओनली डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सच ए वेक्टर इज 1। तो अगर मान लो फर्स्ट वेक्टर मैं ए ले लूं, और ये यूनिट वेक्टर अगर है ए, तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर। सिमिलरली वेक्टर बी दूसरा ले लिया जाए तो इसका मैग्नीट्यूड लिखूं, दैट विल आल्सो बी 1। इनके मैग्नीट्यूड, इनके वेक्टर सम का, है ना, रिजल्टेंट का, उसका मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा, ए प्लस बी, इसका भी 1 आएगा। तो ये तीन चीजें हमें गिवन है। अब इनके बेसिस पे वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। एक तो ये हमें फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, अगर उसको थीटा ले लिया जाए तो व्हाट इज थीटा, ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो देखो सॉल्यूशन पे ध्यान दो, इधर ए प्लस बी ये हमें गिवन है, हमने फॉर्मूला यूज किया जो पी प्लस रिजल्टेंट का फॉर्मूला था, आर इक्व टू √t² + q² + 2ab cos थीटा, ये था। इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने लिखा कि पहला वेक्टर था ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, इसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ से बिकॉज 1 इज देयर तो ये आया। इनकी वैल्यूज पुट कर दी बेटा, यहाँ 1, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाज आल्सो 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वाज आल्सो 1, तो इनको पुट किया तो 1² + 1² 2 आया, प्लस 2 × 1 × 1 2,
2 + 2 cos थीटा, जैसे पिछले क्वेश्चन में था एग्जैक्टली उसी तरीके से आया, 2 कॉमन ले लिया तो 2 + 2 cos थीटा में से 2 कॉमन लिया तो 2 × 1 + cos थीटा = 1 आ गया। सिमिलरली या तो सीधा याद है तो सीधा थीटा = 120 डिग्री आ जाएगा। अगर थीटा नहीं आ रहा सीधा तो हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे हमने कोस स्क्वायर 1 + cos 2 थीटा = 2 cos स्क्वायर थीटा, इससे हम इस फॉर्मूला को यूज करके हम थीटा = 120 डिग्री निकाल लेंगे। तो पहला हमारा आंसर आ गया कि अब जब हमारे पास सारी चीजें अवेलेबल है तो क्या इट इज पॉसिबल टू डू दिस कैलकुलेशन, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्या होगा, यहाँ माइनस था, ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर एक्सपेंड करें तो a² + b² - 2ab, वही हमने यहाँ माइनस लगा दिया। हेलो। ए का मैग्नीट्यूड पता है 1 है, बी का पता है 1 है, -2 × 1 × 1 cos 120 डिग्री, तो 1 + 1 -2 cos 120 डिग्री, वैल्यूज को cos 20 डिग्री -1/2 अभी हमने यहाँ देखा इधर। या तो कोस थीटा को ही पुट करना है तो थीटा, अगर यहाँ तो एक्चुअली क्वेश्चन में पूछ लिया, बट क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए और उन्होंने सिर्फ ये पूछा हो a - b का मैग्नीट्यूड क्या है और आपको ये नहीं पता कि कोस थीटा -1/2 क्या होता है, तो छोड़ दो उसको, कोस थीटा को सीधा उठाओ यहाँ पुट कर दो, कोस कोस थीटा ही तो है, तो इसको सीधा -1/2 पुट कर दो भाई। हमें नहीं पता क्या है थीटा, बट हमें -1/2 पता है, इसको पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। आ गई, इसको सोल्व करेंगे √3 आ गया। सर यहाँ पर 120 कहाँ से आया फिर? कहाँ पे बेटा? सर ये जैसे cos थीटा = -1/2, तो फिर थीटा मतलब 120। थीटा बेटा, थीटा 120 डिग्री पे कोस थीटा जो है वो -1/2 होता है। फॉर थीटा = 120 डिग्री कोस थीटा = -1/2। आपने जीरो पे देखा होगा, कोस 0 90, कोस 30 1/2, एंड 1/√2 √3/2 60 पे, और कोस 90 है वो 0 होगा। फिर कोस 120 है वो -1/2 होगा। आपने 90 तक देखा है, बट 120 तक देखोगे तो या तो आप सीधा रट लो इसको, है ना। कोस जब आपको इसके बाद पढ़ाऊंगा बेटा, नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा ना मैथमेटिकल टूल्स का इसी में, तो आपको पूरा ये ट्रिग्नोमेट्री समझाया जाएगा, वहां पे आप देखना कि -1/2 आ रहा है तो आपको एक फील भी आने लगेगी कि हाँ ये आ रहा है। बट अदरवाइज वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग दिस हाफ एंगल फॉर्मूला होता है ना बेटा, 1 + cos 2 थीटा = cos स्क्वायर थीटा। ये हाफ डबल ये होता है ना बेटा हाफ एंगल फॉर्मूला, या तो इसको ऐसे देख लो, या ये भी होता है cos 1 + cos थीटा = cos स्क्वायर थीटा/2, ऐसे लिख लो इसको। अगर आपको डायरेक्ट याद है तो सीधा लिख दो कि फॉर cos थीटा -1/2 थीटा = 1/2। अदरवाइज ये यूज करो, यहाँ से स्टार्ट करो, 1 + cos थीटा, इसको लिखो। देखो करके दिखा देता हूँ यार मैं, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो बस, जो मैंने नीचे लिखा है ना। ठीक है, अब देखो 1 + cos थीटा, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 × cos स्क्वायर थीटा/2 = 1, cos स्क्वायर थीटा/2 = 1/2, cos थीटा/2 = 1/√2, अंडर रूट ले लिया दोनों साइड। अब cos इनवर्स 1/2 मुझे पता है, cos इनवर्स 1/√2, ये क्या होता है, अरे कुछ गड़बड़ कर दी मैंने यार, 1/√2 से तो मेरा आएगा 60 डिग्री, हाँ 60 तो आएगा, ठीक है यार। cos थीटा/2, अब यहाँ से आपको पता है cos इनवर्स 1/√2 इज 60 डिग्री, ये किसके बराबर है, थीटा/2 के बराबर, थीटा/2 इज 60 डिग्री, दिस मींस थीटा = 120 डिग्री। ऐसे भी सोल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला को यूज करके, अदरवाइज सीधा रट लो यार, मैं तो ये बोल रहा हूँ सीधा याद कर लो, 3-4 वैल्यू याद करने में कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, अब जिनको समझ आ गया ठीक है, नहीं समझ आया तो डाउट पूछ लो, अदरवाइज घर पे करोगे तो फिर से आ जाएगा। बताओ बेटा, अब कुछ डाउट है इसमें? नो नो सर। सर। नो सर। जिन्होंने डाउट पूछा था उसको समझ आया बेटा कि ये थीटा 1/20 ये कैसे आया? आया कुछ समझ? यस सर। तो हाफ एंगल फॉर्मूला मैं फॉर्मूला शीट दूंगा, उसमें से रट लेना बेटा, ये सब चीजें तो आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, यस सर। अब बची हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। इनमें से 2 क्वेश्चन आप लोग घर पे करोगे, एक क्वेश्चन अभी कर लेते हैं। कौन सा करोगे? फर्स्ट वन कर लो, ये पहला वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अभी, सेकंड यस और सर। थर्ड घर पे कर लेना।
करो बेटा, जिनका हो जाए वो वही बच्चे खाली हैंड रेज करेंगे, अभी के लिए सबके हाथ नीचे कर दिए गए हैं। करो। ये सबसे आसान है इनमें से, गिवन में से आपको जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। तो इसको कर लोगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सेकंड थर्ड घर पे करना। देखो भाई, क्वेश्चन करना इज इम्पोर्टेंट। फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन सी आते हैं, थ्योरी नहीं आती है। यू जस्ट हैव टू समहाउ सॉल्व द क्वेश्चंस। तो क्लास में जो कराए जा रहे हैं उनमें आप अटेम्प्ट जरूर करें, कॉपी पेन लेके बैठे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट जरूर करें। जो होमवर्क दिया जा रहा है पॉसिबल हो पाए तो वो भी करें, असाइनमेंट दिया जाए तो पॉसिबल हो रहा है तो वो भी करें। ठीक है बेटा। और अब तो शायद सर्दियों में आपकी घर से क्लासेस चलेंगी, बहुत ज्यादा चांसेस है कि कोविड की वजह से फिर से लर्न फ्रॉम होम हो जाएगा, कि घर से ही क्लासेस लो ऑनलाइन, तो आपको समय ज्यादा मिलने लगेगा थोड़ा सा। तो इसका यूज करेंगे सब बच्चे। आई थिंक बोर्ड के एग्जाम्स भी पोस्टपोन्ड हो सकते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स भी पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। ठीक है, वी विल वेट फॉर अनदर 15 सेकेंड्स, फिर इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, चलो। तो हमें क्या दिया गया है बेटा, देखो, टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, हमें मैग्नीट्यूड दे दिया दो फोर्सेस का कि 5 यूनिट है। ठीक है, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं तो फर्स्ट वन इज ए, फोर्स ए, तो ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिना एरो हेड के सीधा लिखेंगे ए, दैट इज 5। दूसरा भी बी है, सिंस दे आर इक्वल तो 5 और 5 ले लूं, एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब मुझे आर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एंड ऑल्सो आई हैव टू फाइंड आउट द थीटा। चलो भाई, आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सीधा वैल्यूज पुट करेंगे, ए की वैल्यू 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 कोस थीटा, कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री क्या होता है बेटा, 1/2। तो ये क्या होगा, अंडर रूट 1 + 1 + 1। इसको सोल्व करोगे अंडर रूट 3 आया, आर इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अरे 5 भी था मेरे पास, मैंने 1 क्यों पुट कर दिया, कोई बोल नहीं रहा यार मेरे को। यस सर। सब सो गए क्या, मैं 1 पुट करते जा रहा हूँ पिछले क्वेश्चन के नशे में यार। रुको, मैं देख रहा हूँ आंसर मैच नहीं हो रहा यार हमारा। ठीक है, हाँ 5 और 5 था ना, तो वी हैव टू सब्सटीट्यूट दिस थिंग यार, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये हमारे पास था। नाउ वी हैव द वैल्यूज फॉर ए एंड बी, तो यहाँ ए एंड बी या पी क्यू सेम चीज है, वैल्यूज फॉर्मूला वाइज तो सेम ही रहेगा कंसेप्ट। तो हम ए और बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं इधर, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 5 स्क्वायर हो जाएगा फिर से, एंड कोस 60 डिग्री। ठीक है, इनको पुट करोगे तो वी हैव अंडर रूट 5, अगर अंडर रूट से कॉमन लेके बाहर ले आता हूं मैं तो स्क्वायर हट के 5 बाहर आ जाएगा, फिर बचेगा 1 + 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर कोस 60 डिग्री, दैट इज 1/2। तो इसको करोगे 5 अंडर रूट 1 + 1 + 1, ये सोल्व हो के आएगा 5√3।
तो ये आ जाएगा सबका। ठीक है, ये टेक्निक तो आती होगी सबको कि अंदर अगर 5 स्क्वायर है तो बाहर निकाल लो उसको और स्क्वायर उड़ा दो, यस सर। क्योंकि बेटा प्रोडक्ट जो भी होते हैं अगर अंडर रूट में तो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो वही चीज अगर उसको बाहर निकालोगे तो वो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब थीटा में 60 डिग्री गिवन है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। अब मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा की वैल्यू। टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या था बेटा, आर कोस आर साइन थीटा अपॉन पी प्लस आर, सॉरी ये था Cos पी theta. क्यू क्यू कोस थीटा अपॉन पी प्लस क्यू क्यू साइन थीटा। देखो यार देख लेते हैं दोबारा से इधर ड्रॉ करके, मेरे को फॉर्मूले याद रहते नहीं इतने इजीली। ये क्यू था, ये था थीटा, तो इधर पी था और ये बन के आ रहा था आर, ये अल्फा था। तो हमें क्या आएगा, क्यू के सामने वाला आएगा क्यू साइन थीटा और ये आएगा पी प्लस क्यू कोस थीटा। ठीक है बेटा, तो आर आर के टर्म्स में अल्फा लिख रहे हैं, टेन अल्फा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू साइन थीटा और बेस क्या है पी प्लस क्यू कोस थीटा। हाँ ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब देखो इसमें वैल्यूज पुट कर दो आप, अल्फा निकालना है तो टेन इनवर्स ऑफ अल्फा क्यू साइन थीटा निकालो, क्यू ऑफ साइन थीटा, क्यू क्या है, क्यू इज यहाँ पे बी, भाई यहाँ पे बी ले लो, इसको यहाँ ए ले लो, तो बी साइन थीटा निकालो। बी साइन थीटा क्या है, 5 साइन थीटा साइन 60 डिग्री √3/2, यही होता है ना, डिवाइडेड बाय पी, यस सर। पी इज 5 प्लस 5 टाइम्स कोस 60 डिग्री दैट इज 1/2। तो इनको पुट करेंगे तो हमें अल्फा की वैल्यू मिलेगी, यानी 10 अल्फा की। अब 10 अल्फा क्या होगा, 5 5 5 दोनों साइड कॉमन लेके उड़ा देता हूँ, तो क्या आएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू, इधर कंटिन्यू करते हैं, 10 अल्फा इक्वल टू, ऊपर बचेगा √3/2, नीचे बचेगा 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 है ना। 1 प्लस 1/2 को 3/2 लिख सकता हूँ सीधा, 2 से 2 उड़ा देता हूँ बेटा, फिर क्या आएगा 10 अल्फा इक्वल टू 1/√3, √3 आएगा ना। यस सर। तो ऐसा कब होता है 10 अल्फा 1/√3, 30 डिग्री पे। 10:30। तो 30 डिग्री निकल आएगा बेटा। ठीक है, कितने बच्चे कर पाओगे इसको, ठीक है। अब देखो एक और देख लेते हैं फटाफट से, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। ये हमने देख ही लिया था कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम देखा था। अब पॉलीगन लॉ को देख लेते हैं। पॉलीगन लॉ भी यही बात कहता है कि आपको गिवन एनी नंबर ऑफ वेक्टर, कितने भी वेक्टर दिए हों, आप एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, सपोज यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में फॉलो कर रहा हूँ, तो जो भी वेक्टर in if these vectors are representing the sides of a n dimensional polygon, तो जो लास्ट वेक्टर जो होगा जो इस पॉलीगन को क्लोज करेगा इन द अपोजिट ऑर्डर, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ गिवन दीज वेक्टर्स। तो देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, अगर इनका मैं वेक्टर्स हम निकालने लगूं तो दैट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ ए तो इधर से इधर था, तो अगर माइनस ए लेऊंगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस ए। पॉलीगन को जो भी वेक्टर क्लोज करेगा दैट वेक्टर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ रिमेनिंग ऑल द वेक्टर्स। ये थे वेक्टर, अब क्लोजिंग वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में जो इस पॉलीगन को बंद कर दे, इसका मुंह बंद कर दिया, तो ये जो ग्रीन वेक्टर है दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द 4 रेड वेक्टर्स, जो लाल रंग के चारों वेक्टर है इनका रिजल्टेंट होगा। दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एक बार इसको कल फिर से देख लेंगे, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और इसके बाद डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, फॉर द टाइम बीइंग आज की क्लास यहीं तक थी। किसी को डाउट है तो स्टे बैक करेंगे, अदरवाइज चलते हैं।